हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। जो छात्र व छात्राएं पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद के लिए लोकसभा, राज्यसभा या किसी राज्य की विधानसभा में रिपोर्टर पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। यह 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर 10 मिनट का डिक्टेशन है, जो कि ग्रेडेड डिक्टेशन है। सभी तैयार रहें। रेडी। आर्थिक सुधार के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कई तरह के कदम उठाए हैं, मगर आज ज़रूरत है ऐसी व्यावहारिक कार्य योजना की जिससे 2021 से 22 में पूर्व की भांति विकास दर 6 से 7% हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने भारत और चीन को छोड़ शेष अर्थव्यवस्थाओं में तेज गिरावट का अंदेशा जताया है। कहा जा गया है कि इन दोनों देशों में विकास दर बेशक गोते लगाएगी, पर उनमें शायद ही ज़्यादा सिकुड़न हो। जाहिर है, जर्मनी और जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है, हम भी यदि एक टीम के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर वैसा ही कर सकें तो कोविड-19 के दुष्प्रभावों से बाहर निकल सकते हैं। सुधारों को लेकर ये 10 बड़े कदम उठाए जा सकते हैं जो अर्थव्यवस्था के हित में है। पहला, नई हरित क्रांति की शुरुआत। बेशक 1960 के दशक की में पहले हरित क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर पैदावार बढ़ी, पर भारत अब भी वैश्विक भूख सूचकांक में 119 देशों की सूची में 193वें स्थान पर है। इसीलिए हमें कृषि पैदावार बढ़ानी होगी और कृषि में स्वचालित मशीनों का अधिकाधिक इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ाना होगा। हमें कोल्ड स्टोरेज का एकीकृत श्रृंखला बनानी होगी। बड़े बड़े फूड पार्क बनाने होंगे। इन सब से किसानों की आय दोगुनी करने के घोषित लक्ष्यों को पाना आसान होगा। दूसरा कदम है स्मार्ट गांव की स्थापना। इसके तहत 6 लाख से अधिक गांव का आधुनिकीकरण होना चाहिए। इसमें लगभग 50 करोड़ लोगों का जीवन बदल सकेगा। आबादी के बोझ से हाँफते शहरों को भी इससे राहत मिलेगी। गांव के जिन 10 सेवाओं की सख्त ज़रूरत है उनमें पक्का आवास, 12मासी सड़कें, 100% विद्युतीकरण, पीने योग्य पानी, सस्ती गैस, ब्रांडेड का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल, किसान दुकानें और पशु फार्म है। तीसरा, हमें अधिक से अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज बनाने होंगे। नई इकाइयों के लिए कम टैक्स की सरकार की घोषणा और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए आकर्षक मेक इन इंडिया नीति के बाद चीन पर निर्भर न रहने वाले तमाम क्षेत्रों के लिए आपूर्ति श्रृंखला का आधार बनाने के वास्ते आक्रामक विनिर्माण नीतियाँ बनानी होंगी। भारत अपने विशाल घरेलू बाजार के कारण छोटे एशियाई देशों की तुलना में बेहतर विकल्प है। हमें कंपनियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आगे आना होगा और ऐसा तभी हो सकता है जब हम मौजूदा सेज को उन्नत करें और सेंजेज व पुंडोंग की तरह अधिकाधिक रोजगार मुहैया कराने वाले नए सेज बनाएं। चौथी, स्कूली व अंतर स्नातक तक की शिक्षा बेहतर करनी होगी। कई बच्चे, खासतौर से लड़कियां, आज भी उच्च माध्यमिक शिक्षा व विश्वविद्यालयों से दूर हैं। हमें भविष्योन्मुख और डिजिटल पाठ्यक्रम के साथ साथ मध्य उच्च माध्यमिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अच्छा खासा निवेश करना होगा। पांचवा, अत्याधुनिक स्वास्थ्य तंत्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ना। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच व गुणवत्ता के लिहाज से 2018 के सूचकांक में भारत का स्थान विश्व में 145वां था। यहाँ 55,591 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल है व प्रति 1000 लोगों पर 0.55 बेड हैं। आबादी के लिहाज से देश में 5 लाख डॉक्टरों की कमी है। कोविड-19 ने भारत के स्वास्थ्य ढांचे को बेनकाब कर दिया है, लिहाजा इस क्षेत्र में भी भारी निवेश करना होगा। छठा कदम है प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान। इस मामले में भारत पिछड़ रहा है, इसीलिए अनुसंधान और विकास पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार ने क्वांटम तकनीक पर राष्ट्रीय मिशन के तहत 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
बौद्धिक संपदा अधिकारों की अर्जी और सुरक्षा के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों के लिए नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर बनाए हैं। भारत नेट से 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए 6,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। फिर भी निजी क्षेत्र के साथ मिलकर सरकार को 2030 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एजेंडे पर बढ़ना चाहिए। बुनियादी ढांचों के विकास में मजबूती से आगे बढ़ना 7वां कदम है। अगले दशक में सड़क, पुल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और मेट्रो जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश हो सकता है। सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए पहले ही 1,02,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन कर दिया है। यह ध्यान में रखने की बात बाद के 5 वर्षों में भी इतनी ही राशि आवंटित की जा सकती है। कुल राशि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ रोजगार सृजन के लिए भी काफ़ी मददगार होगी। 8वां, ज़्यादातर क्षेत्रों में 51 से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की मंजूरी मिले। भारत को वैश्विक पूंजी की सख्त दरकार है। राष्ट्रीय समर्थित कई वैश्विक फंड के साथ में पर्याप्त तरलता आती है। देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें सिर्फ 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इससे बढ़ाकर 74 से 100% किया जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्र व राज्यों को सिंगल विंडो मंजूरी सुविधा देकर हम विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं। इससे हमारा ध्यान मुख्यतः अक्षय ऊर्जा भंडार, बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा पर होना चाहिए। 9वां, राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर करने वाली कंपनियों को वैश्विक बनाना चाहिए। निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में ऐसी कंपनियों को विश्व स्तर पर उभारने में मदद मिलनी चाहिए। 10वां, औद्योगिक क्षेत्र के नेतृत्व को भी रोल मॉडल की तरह पेश करना चाहिए। हमें सरकारी, बहुराष्ट्रीय और स्टार्टअप कंपनियों के नेतृत्व को नामित करने चाहिए ताकि वैश्विक सफलता के इरादे से उनकी उद्यमशीलता, प्रभावी कार्य योजना, तीव्र कार्य निष्पादन, इनोवेशन और पारदर्शिता जैसे गुणों को बढ़ावा मिल सके। इस तरह हम युवा इंजीनियरों को व प्रबंधकों को प्रोत्साहित कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था को बल देने की जो व्यापक पहल की है, उसका न केवल स्वागत बल्कि पूरे तरह से क्रियान्वयन भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को अपने उद्बोधन में लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही देश को एक नए संकल्प लेने का जो प्रयास किया था, उसी की रोशनी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आर्थिक घोषणाओं को देखना चाहिए। कोरोना के समय देश को आत्मनिर्भर बनाने की 20 लाख करोड़ रुपए की पहल एक तरह से देश का ध्यान कोरोना से हटाकर एक बड़े आर्थिक सपने की ओर लगाना भी है। युवाओं के देश भारत की ओर पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ उत्पादन का बढ़ना जरूरी है। भारत के पास श्रम शक्ति है। इसे यदि उत्पादक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा तो हम न केवल अपने लिए समस्या बनेंगे बल्कि विश्व के लिए भी चिंता का कारण बन जाएंगे। बुधवार को वित्त मंत्री द्वारा दी गई घोषणाओं को आत्मनिर्भरता शब्द पर विशेष जोर दिया गया तो कोई आश्चर्य नहीं है। विशेष रूप से छोटे MSME, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को जिस तरह से समर्थन देने की कोशिश हुई है, वह निश्चित ही अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों के लिए किया जाएगा और किसको कितनी राशि दी जाएगी। उद्यमों को अलग अलग तरह से सहयोग देने का सरकार का इरादा उचित है। पहले चरण की घोषणाओं के बाद आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगा कि पैकेज राशि कहाँ कितनी खर्च की जाएगी। निगरानी और ईमानदारी की ज़रूरत और बढ़ गई है। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए लोगों और विदेश से आए अपने लोगों को भी अर्थव्यवस्था में समायोजित किया जा सके। कई फैसले बहुत जोखिम भरे हैं, जैसे कम रेटिंग वाले NBFC को भी अब कर्ज मिलेगा, पर आज के समय को देखते हुए सरकार को निगरानी करते हुए जोखिम उठाना ही होगा। NBFC के लिए 30,000 करोड़ की स्कीम लाई गई है। डेस्कॉम क्षेत्र के लिए भी 90,000 करोड़ की सहायता तय की गई है। आंशिक ऋण गारंटी योजना के विस्तार की मांग को भी सरकार ने पूरा कर दिया है। EPF के लिए दी गई मदद
अगले 3 महीने और भी जारी रहेगी। सरकार ने 15,000 रुपये से कम वेतन वालों को विशेष ध्यान रखा है, और तो यह जरूरी भी है। यह हमारे देश का वह ज़रूरतमंद तबका है जो न केवल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि उसे आज समर्थन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। देश की अर्थव्यवस्था देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में फैसला गौर करने लायक है। देश में अब 200 करोड़ रुपए से कम का वैश्विक टेंडर जारी नहीं होगा। इससे देश की छोटी कंपनियों को लाभ होगा, आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। छोटी कंपनियों को कर चुकाने में रियायत और ऋण लेने की सुविधा मिलेगी। एमएसएमई की बदलती हुई परिभाषा समय की मांग थी। कोरोना के विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए का कोष सरकार ने रखा है। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का कर्ज बिना गारंटी मिलेगा। बहरहाल इन तमाम घोषणाओं के बीच कोरोना का तमाम सबसे भारी है। यह हमारा 10 मिनट का डिक्टेशन समाप्त हुआ, जिसकी गति 140 शब्द प्रति मिनट थी। सभी इसका लिप्यंतरण करेंगे। तदुपरांत हम कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप इसकी जो टेक्स्ट पैसेज है वो हमसे ले सकते हैं।